हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है या जो टॉपिक है वो है गुप्ता पीरियड। देखिए, गुप्ता पीरियड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि ये एम्पायर बहुत ही बड़ा था एंड इन इंडिया दिस एम्पायर हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर दैट अमंग मेनी एम्पायर दैट इंडिया कुड हैव बिन। और अगर गुप्ता एम्पायर की बात करें तो देखिए, गुप्ता पीरियड जो है ये 4th से 6th सेंचुरी सी कॉमन एरा के बीच में इस्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ इंडिया में। और उस टाइम पे जो इंडिया के पार्ट आते थे वो थे ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मतलब जो आज का ईस्टर्न यूपी एंड बिहार है, उस टाइम पे वहाँ पे गुप्ता एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हुआ था विच इज़ नॉर्थ इंडिया एंड इन 4th to 6th सेंचुरी सी। और इस एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त वॉज द फर्स्ट किंग हु established Gupta Empire and ruled it on a what first rule as a first ruler। इसके अलावा जो गुप्ता पीरियड है इसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्डन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पे इस एम्पायर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छे अच्छे किंग्स थे जिन्होंने दे डिड वेरी different work which was really helpful for the empire to expand at a larger extent than any other empire, and many development took place in different phases, whether it is in social phase, economic phase, religious phase, right? So everywhere some changes was seen during the time of Gupta Empire. So Gupta Empire is also known as golden age. So this is very important to be learned कि गुप्ता पीरियड को ही या गुप्ता एम्पायर को ही गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है, गुप्ता पीरियड को। इसके अलावा अगर रूलर्स की बात करें तो देखिए, इस्टेब्लिश तो किया था श्रीगुप्त ने, लेकिन इसके रूलर्स जो हैं चंद्रगुप्त वन, जो 320 से 335 सीई तक रूल करते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बनाए थे। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस क्या होता है कि फीमेल साइड से रिलेशन इस्टेब्लिश करना, मतलब औरतों की साइड से रिलेशन को इस्टेब्लिश करने को हम मैट्रिमोनियल अलाइंसेस कहते हैं। इसके अलावा तो जो चंद्रगुप्त वन थे उन्होंने जो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस किया था वो लिच्छवी डायनेस्टी की बेटी के साथ किया था, लिच्छवी ऑफ, और ये नेपाल्स में बेसिकली एक किंगडम पड़ता था उस टाइम पे। तो 321 ईडी के आसपास एक्सपेंड किया था गंगा रिवर से प्रयाग तक गुप्ता पीरियड को, ठीक है। उसके अलावा बंगाल और कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार, यूपी, ये सब जगह जो है आते थे चंद्रगुप्त जब रूल करते थे गुप्ता पीरियड के, गुप्ता एम्पायर के अंदर। और इस टाइम पे इन्होंने कॉइन्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए थे जिस पे किंग्स एंड क्वीन का नाम कोट किया जाता था या फिर छपवाया जाता था, ठीक है, किंग्स एंड क्वींस का नाम चंद्रगुप्त वन के टाइम पे। इसके अलावा अगर बात करें तो समुद्रगुप्त नेक्स्ट, आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त वन के सक्सेसर थे समुद्रगुप्त, ठीक है। एंड 335 से 337 सी तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे वॉरफेयर एंड कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसीज़ बनाई कि कैसे मिलिट्री रूल करेगी या कैसे हम कहाँ कहाँ पे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे, किस टेरिटरी में अपना जुड़ेंगे, कहाँ के किंग को अगर बातचीत से मानते हैं तो मानेंगे, वरना कहाँ पे हमें वॉर करके वहाँ की टेरिटरी अपनी किंगडम में ऐड ऑन करनी है। ये सब तो समुद्रगुप्त ने काफ़ी, मतलब ये बहुत ज़्यादा निडर किस्म के राजा, मतलब समुद्रगुप्त हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्टेस्ट किंग दैट इंडिया कुड हैव, एंड ही हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द एक्सपेंडिशन ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर दिमाग था और काफ़ी लीडर किस्म के इंसान थे। तो इन्होंने वॉरफेयर एंड कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसीज़ बनाई थी, वॉर वगैरह की, कि कैसे हम अपने एम्पायर को एक्स्ट्रा लार्ज बनाएंगे या एट अ लार्जर एक्सटेंट तक लेके जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस पे दैट वाज रिटन इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेना, अपने इनके जो कोर्ट के अंदर पोइट थे हरिसेना, उनसे इन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाए थे, जिस पे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो भी वो चाहते होंगे कि लोग समझे जाने, है ना,
या जो भी मैसेज वो कन्वे करना चाहते थे वो सब इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर उन्होंने कोड करवाया था, छपवाया था। कॉइन्स अब जो यहाँ पे थे ना, दैट वाज थीम ऑफ अश्वमेध हॉर्स सेक्रीफाइसेस। देखिए अश्वमेध यज्ञ एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जो किंग अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने के लिए परफॉर्म करते हैं, तो इसको हॉर्स सेक्रीफाइस कहा जाता है। घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी के थ्रू किया जाता है। तो समुद्रगुप्त के टाइम पे जो कॉइन्स है उसके ऊपर अश्वमेध मतलब हॉर्स सेक्रीफाइसेस के पिक्चर्स आने लगे थे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म समुद्रगुप्त के टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया, दैट इज़ कविराज। कविराज जो है किंग, बिकॉज ऑफ किंग को कहा जाता था, क्यों? जिस भी किंग के अंदर पोइट्री की स्किल होती थी उसको कविराज कहा जाता था। सो किंग बिकॉज ऑफ इट्स पोइट्री स्किल उनको कविराज का टाइटल दिया जाता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त टू जो है समुद्रगुप्त के सक्सेसर है, चंद्रगुप्त टू। ये 376 से 415 या 413 सी तक रूल करते हैं। प्रभावती से शादी होती है, चंद्रगुप्त टू की बेटी प्रभावती की शादी रुद्रसेना से होती है, जो कि वकटका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड वकटका डायनेस्टी जो है डेक्कन पार्ट को कवर अप करता है, तो इनडायरेक्टली जो है ये वकटका डायनेस्टी पूरी चंद्रगुप्त टू के कब्ज़े में आ जाती है बिकॉज ऑफ द मैरिज दैट ही डिड टू रुद्रसेन टू, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात रीजन शाकाज से छीन लिया था चंद्रगुप्त ने, शाकाज डायनेस्टी से। और मेहरौली जैसे जगह पे आयरन पिलर बनाए गए काफ़ी बड़े अमाउंट पे। विक्रमादित्य टाइटल दिया जाता था किंग्स को। चंद्रगुप्त टू जो थे ये अभी तक में पहले ऐसे गुप्ता एम्पायर के किंग रहे जिनको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज एंड डिग्निटी दैट इज़ हैविंग। तो याद रखिएगा विक्रमादित्य का जो टाइटल है सबसे पहले चंद्रगुप्त टू को मिला था, ठीक है। और कॉइन्स अब चंद्रगुप्त टू के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके थे। जैसे कॉइन्स पहले सिर्फ मतलब एक ही तरीके के कॉइन्स आते थे, जैसे मान लीजिए उस पर किंग या क्वींस के नेम छप गए, फिर बाद में हॉर्स सेक्रीफाइसेस के पिक्चर्स छप गए। लेकिन चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आते आते डिफरेंट कॉइन्स छपने लगे, जैसे सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड, जिसको गोल्ड कॉइन्स को दिनार्स भी कहा जाता था। कोर्ट में 9 इंटेलेक्चुअल्स भी इस्टेब्लिश किए गए जिनको नवरत्न कहा जाता था, 9 ज्वेल्स, ठीक है। और ये सब चंद्रगुप्त टू के टाइम पे हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट किंग होते हैं वो है कुमारगुप्ता वन। कुमारगुप्ता वन 415 से 455 सी तक रूल करते हैं। इनको शक्र आदित्य का टाइटल मिला था एंड महेंद्र आदित्य का भी मिला था। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अश्वमेध सेक्रीफाइसेस किया था। अश्वमेध सेक्रीफाइसेस क्या होता है? हॉर्स सेक्रीफाइसेस। इससे मतलब पता चलता है कि कौन सा किंग कितना सुपीरियर है, कितना निडर है, कितना बहादुर है। तो जो भी किंग अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करता था ना उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी भी कुमारगुप्त वन के टाइम पे ही इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। एंड इसके अंदर हर तरीके की पढ़ाई होती थी, आर्ट, कल्चर एंड ऑल द मैटर दैट वर रिलेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उससे रिलेटेड सारी पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर की जाती थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्ता वन के टाइम पे इस्टेब्लिश्ड हुई थी। सो कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि गुप्ता पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो किंग जो है परमेश्वरम होते थे, स्टेट पॉलिसीज़ को देखते थे, ठीक है। और ब्राह्मण्स का सपोर्ट वगैरह भी रहता था, अपॉइंट करते थे ऑफिशियल्स को, राइट। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बाकी ऑफिशियल्स जो होते थे, जैसे उपरिकस ये जुडिशियल मैटर्स को संभालते थे, विश्यापति ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे मैटर्स को संभालते थे, विलेज को संभालते थे हेडमैन एंड एल्डर्स, विलेज हेडमैन एंड एल्डर्स। महासंधि विग्राहिका ये वॉर एंड पीस रिलेटेड ऑफिशियल्स होते थे। आर्मी भी इस्टेब्लिश थी गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसके अंदर किंग लेड करते थे आर्मी को, मतलब किंग जो है हेड होते थे आर्मी के अंदर। इसके अलावा महाबल अधिकारी
गुप्ता जो है ये भी एक पोस्ट दी गई थी एक इंसान को जिसको कहते थे हाई रैंक मिलिट्री ऑफिशियल, मतलब मिलिट्री ऑफिशियल में हाई रैंक होता था ये किंग के बाद। स्पेशल कमांडर्स भी अपॉइंट किए गए थे आर्मी के अंदर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इसके अलावा अगर बात करें रेवेन्यू की, तो देखिए हम सबको पता है कि उस ज़माने में लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स दैट कुड हैव बीन इन इंडिया ड्यूरिंग एनी किंगडम और ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, राइट। सो रेवेन्यू की बात करें तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन रेवेन्यू थ्रू विच गुप्ता एम्पायर गेट इट्स रेवेन्यू टू हैंडल द एम्पायर एंड यू कैन से स्टेट, राइट। इसके अलावा पुस्तापाला जो कि मेंटेन करते थे सारे टैक्सेस के रिकॉर्ड्स वगैरह। टैक्सेस की बात करें तो उपरिकारा ऑन टेक्सटाइल एंड ऑयल्स पे सारे टैक्स लगाते थे। मर्चेंट्स की बात करें तो ये शुल्क टैक्स वगैरह का ध्यान रखते थे। रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए गुप्ता एम्पायर के टाइम पे मोस्ट ऑफ द किंग्स वर हिंदूज़, मतलब गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चलने वाला धर्म था, रिलीजन था, दैट वाज हिंदुज़म। तो उस टाइम पे रिलीजियस डेवलपमेंट में क्या देखने को मिला कि उस टाइम पे बहुत सारे किंग्स थे, उन्होंने जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को भी बढ़ावा दिया, पेट्रोनाइज़ किया, मतलब काफ़ी सपोर्ट किया। सो इससे क्या हुआ कि हिंदुज़म कहीं ना कहीं एक टाइम आया ऐसा कि जब उसको सेटबैक हुआ हिंदुज़म का, मतलब वो थोड़ा पीछे रह गया एंड जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जैसे रिलीजन काफ़ी आगे निकलने लगे थे। सो दिस वाज सम ऑफ द रिलीजियस डेवलपमेंट दैट वाज टुक प्लेस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रिलीजन था अब वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होने लगा था बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन। तो दैट वाज बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, राइट। एंड मेनी ऑफ द Gupta Empire king itself adopted Jainism and Buddhism kind of religion, right। इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो गोल्ड कॉइन्स जो थे दे वर नॉट एज प्योर एज कुशान कॉइन्स। कुशान डायनेस्टी के माना जाता है कि जो गोल्ड के कॉइन थे वो गुप्ता पीरियड के या गुप्ता डायनेस्टी के गोल्ड कॉइन से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होते थे। इसके अलावा कॉपर कॉइन लिमिटेड देन कुशान्स। कॉपर कॉइन जो थे गुप्ता एम्पायर के अंदर कुशान से कम ही यूज़ किया जाता था, मतलब कुशान्स गोल्ड कॉइन ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के बनाते थे एंड कॉपर कॉइन्स गुप्ता से ज़्यादा यूज़ करते थे। इसके अलावा ट्रेड भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ गुप्ता पीरियड का। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जो है सिल्क का इंडिया से सिल्क का ट्रेड कम हो गया। क्यों ऐसा हुआ? पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर में सिल्क का कोई एक्सेस नहीं था, इंडिया से ही मंगवाया जाता था रोमन एम्पायर में। लेकिन फिर क्या हुआ कि रोमन एम्पायर ने चाइनीज़ लोगों से सीख लिया सिल्क बनाना, तो उसके बाद से हमारे सिल्क की उनको ज़रूरत जाहिर सी बात है कि नहीं पड़ी, तो फिर हमारा जो सिल्क है वो रिप्लेस हो गया। सो इस तरीके से ट्रेड को भी कहीं ना कहीं जो लॉन्ग ट्रेड है उसको एक सेटबैक कहा जा सकता है यहाँ पे लगा हमारे गुप्ता पीरियड के टाइम पे। इसके अलावा अगर बात करें सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ में देखिए ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी, क्योंकि हिंदुज़म उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कास्ट था, सॉरी रिलीजन था। तो सुप्रीमेसी थी ब्राह्मणिज़म की, ब्राह्मण्स की बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी थी, मतलब उन्हीं का होल्ड था, चलता था। गुप्तास जो थे बेसिकली क्षत्रिय थे, ठीक है, किंग्स क्षत्रिय थे गुप्तास के, जो ज़्यादा ब्राह्मण्स नहीं थे, दे वर मोस्टली क्षत्रिय। और इसके अलावा नंबर ऑफ़ कास्ट इंक्रीज्ड। अब इस टाइम पे कास्ट बहुत, क्योंकि हिंदू रिलीजन में काफ़ी सारे कास्ट रहे हैं, तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी बहुत सारे कास्ट इंक्रीज़ हुए। शूद्रास जो हैं यहाँ पे इनके लिए एक प्लस पॉइंट हुआ, क्योंकि इनकी थोड़ी अपलिफ्टमेंट देखने को मिली गई। जैसे शूद्रास को अब रामायण महाभारत सुनने दिया जा रहा था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, और ये लोग भी कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते थे, राइट, जो पहले बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा जो शूद्रास हैं इनको एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करने दिया गया गुप्ता किंग्स द्वारा, जो इससे पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और एक और टर्म आता है गुप्ता पीरियड के अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी नॉलेज देता है, विच इज़ नियोग। नियोग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो घर में दो बेटे हैं, तो जो बड़ा भाई होता है उसकी विधवा, जब उसकी शादी उस विधवा की तो जो विडो होती थी बड़े भाई की, उनकी जब छोटे भाई से शादी होती थी तो उसको नियोग टर्म यूज़ किया जाता था। इसके अलावा अनटचेबल्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़े गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। और वुमेन का स्टेटस जो है इतना अच्छा भी नहीं था। जैसे जो हाई कास्ट वुमेन थी, जो प्रिंसेस वगैरह होती थी, उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी,
लो कास्ट वुमन से, क्योंकि जो लो कास्ट वुमन थी वो फिर भी एग्रीकल्चर वगैरह में या और भी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए वो बाहर जाती थी, एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बाहर रह के करती थी, तो उनको ज़्यादा फ्रीडम थी एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट वुमेन, क्योंकि उनका तो सारा काम करने के लिए सर्वेंट्स होते थे, तो उनको तो बिल्कुल भी आज़ादी थी नहीं, वो राजघराने के अंदर ही रह के जो भी करना है करो। सो वुमेंस को लिबर्टी थी, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, और मोस्टली लोअर कास्ट वुमेंस को ज़्यादा छूट थी एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट वुमेन को। सो गुप्ता एम्पायर हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस एम्पायर इन